दोस्तों नमस्ते। जय सिया राम। सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो कायस्थ कौमी एकता किससे संबंधित है। उस वीडियो को आप बड़े गौर से देखिए, सुनिए, समझिए और जो चर्चा कर रहे हैं उस पर विचार कीजिए। ये माननीय डॉक्टर विनोद बिहारी जी श्रीवास्तव द्वारा लिखित थोड़ा सा कुछ अंश है जो कायस्थ समाज जाति के लिए, कौमी एकता के लिए हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, जिससे जो है समाज का उत्थान हो सके। कहने को तो हमें संसार में बुद्धिमान कौम के नाम से पुकारा जाता है। पुरातन युग से केवल इस नाम का अपने आप में गौरव अनुभव करते हैं और कहीं कहीं इस नाम को जहालत, परेशानी भी हमें झेलना पड़ती है। इसलिए यह देखने में आया है कि अपनी गरिमा से उठे हुए लोग अपनी कौमी आत्मीयता को संबोधित कर देते हैं। उनके नाम के आगे पीछे कहीं चित्रांश होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। क्या इस विषय में हम सोच सकते हैं कि हम थोड़े से अलंकरण को हमें क्या क्या कीमत चुकाना पड़ी है। इसका मूल्यांकन हमारी कौमी सभ्यता को जो है करना चाहिए। युगांतर से हमारी बुद्धिमानी का लोहा माना जाता रहा है। इस आड़ में हमारी प्रतिभाओं का शोषण भी होता रहा है। हमें सदैव दूसरों की भलाई एवं उनके हितों की चिंता जो है रही है। अपने तथा अपनी कौम के लिए भले ही कुछ न किया हो, कायस्थ जाति बुद्धिमान जाति है। यह अपना रास्ता स्वयं जो है खोज लेती है। इस बात की जो है घूंटी हमें जन्म से पिलाई जा रही है। इस कारण हमने अभी तक जो है अपनी जातीय बंधुओं की भलाई के लिए कोई मार्ग नहीं खोजा है। अपनी प्रतिभाओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्या आज हम अपनी मनोदशा पर चिंतन नहीं है? तो हमें अपनी मनोदशा पर चिंतन करना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। उन्हें विरासत में हम क्या दे पाएंगे? एक अनिश्चित भविष्य। तो अब विचार करने वाली बात बता रहे हैं। आपको वह सब सम्मान प्राप्त है जो आप लोगों को प्राप्त है। समाज में फैली उनकी बाहुलता उनको गौरवता करती है। उसके मध्य अल्पसंख्यक की भांति हमारे साथ भी विजातियों जैसा व्यवहार किया जाता है। यह कठोर सत्य है। बाहुल समाज में किसी अकेले विद्वान कायस्थ को अपने बीच पाकर के वे नाक भौं कोड़ने लगते हैं। आगे पीछे कायस्थ खोपड़ी, कायस्थ का बच्चा कभी न सच्चा आदि उपाधियों से जो है विभूषित किया जाता है। उनका उपहास उड़ाते हैं। क्यों होता है ऐसा अपमान? कभी इस विषय पर हमने गंभीरता से विचार किया है? आपने क्या आपके इस कटाक्ष के प्रतिरोध की क्षमता रखते हैं? नहीं। ऐसे पर क्यों नहीं? ऐसे बुद्धिमान होना अभिव्यक्ति हो। इसलिए कायरता में
कार्य न करें, कायरता में कार्य न लेवें। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कमी जरूर छिपी है जिसके कारण हम सामाजिक व्यंग बाणों को सहन करते आ रहे हैं, और वह हमारी एकता की कमी। हमारी एकता की कमी ही इस बात का संकेत है। इसलिए हमें इतिहास के वे पन्ने पलटने होंगे जो सभ्यता संस्कृतियों के परिवर्तनों में धूल की गर्त में समा गए। हमारा इतिहास लुप्त हो गया या हम उसे भुला बैठे हैं। आओ तो हम उसका इतिहास देखते हैं। इतिहास परमपिता ब्रह्मा को, जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, चराचर उत्पन्न हो रहे जीवों को अनुशासित रूप में धर्म कर्म तथा प्राकृतिक नियमों के अनुरूप चलाने तथा उनके विपरीत आचरण करने वालों के प्रति दंडात्मक प्रक्रिया अपनाने के लिए लिपिबद्ध तरीके अपनाने की योजना जो है ब्रह्मा जी ने बनाई। और इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र, जिसमें बल विद्या बुद्धि चातुर्य कौशल विद्यमान हो, उसकी जो है ब्रह्मा जी ने तलाश की। तो परमपिता ब्रह्मा की परिकल्पना के अनुसार भगवान स्वयं नारायण उपयुक्त लगे उन्हें, अर्थात उनकी चिंतनीयता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान नारायण स्वामी चित्रगुप्त के रूप में एक हाथ में तलवार एक में कलम लेकर जो है प्रकट हुए। इस महान कार्य को संपन्न करने से पूर्व उन्होंने मृत्यु लोक में आकर जीवों के जीवन और मृत्यु के रहस्य का आह्वान किया। सांसारिक नियमों के पालन में द्वय विद्याएं कर अपनी 12 संतानों को पृथ्वी पर तमाम पापों के कारण उत्पन्न हुए रोगों से पीड़ित जीवों का कष्ट साध्य करने का निर्देश उन्होंने दिया। तो वे भगवान चित्रगुप्त के 12 पुत्र विभिन्न देशों में जाकर के अपने उस चिकित्सीय कला कौशल से दुखी जीवों की जो है सेवा करते रहे। काया की चिकित्सा, जैसे आज काय चिकित्सा अर्थात मेडिसिन्स कहा जाता है, उसका नाम अपभ्रंश होकर जो है कायस्थ शब्द की उत्पत्ति हुई, जो आज कायस्थ जाति के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है। मूल रूप से कायस्थ वर्ग के 12 जातियां कहीं ना कहीं किसी रूप में चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी रही हैं। कालांतर की घटना चक्रों में उनमें मूल कला कौशल के अतिरिक्त विद्वान जो है विद्वता का जो है दोहन किया गया है, जिसके फलस्वरूप कायस्थ वर्ग ने अपने मूल व्यवसाय चिकित्सा को छोड़कर लेखनी उठा ली और राजकाज में अपनी अमिट छाप बनाए रखी। इतिहास इसका साक्षी है कि सरकारी नौकरियों में कायस्थ वर्ग की अधोघोषित जो है आरक्षित स्थान जो है प्राप्त था, जिसके कारण स्थिति यह रही कि कायस्थों ने कभी हल्की मुट्ठी नहीं पकड़ी और न कभी तराजू की डंडी उठाई। अतः वर्णिक कर्म से दूर होकर कायस्थ जाति मात्र राज्य आश्रित सेवक बनकर रह गई। अतः वह कहावत भी केवल कायस्थों पर चरितार्थ हुई है कि उत्तम खेती मध्यम दान, अधम चाकरी भीख न दान। चूँकि चाकरी अर्थात शासकीय नौकरी में कायस्थ बाहुल्य था, तो उसे अधम कार्य कहकर पुनः अपमानित किया गया। फिर विचारणीय है
कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर जाति लोगों को आरक्षण क्यों है। आज प्रत्येक जाति वर्ग आदमी सरकारी नौकरी के प्रति जो है लालायित क्यों हुआ, और शासन योग्य प्रतिभाओं का हनन कर अयोग्यों को नौकरी का लालच क्यों दे रही है। इसलिए कि अभी तक राज्य प्रशासन ने कायस्थ माहौल को कम कर दिया है। आगे कायस्थ वर्ग को सोचना है मत कर। अभी तक राज्य प्रशासन में कायस्थ माहौल को कम कर दिया गया है और आगे कायस्थ वर्ग को यह सोचना है कि हम क्या करें। आवश्यकता है कि हम अपने मूलभूत रूप को आप जाने, अपने इतिहास पृष्ठों को कुरेदें, सोचें कि आप स्वयं उस देव पुरुष की संतान हैं। वह पुरुष जो जन्म और मृत्यु के से परे है, उस पर जो है गर्व करना चाहिए तथा उसके अनुसार नैतिक आचरणों का अनुसरण करना चाहिए। उसका अनुसरण संसार के हर जातियों का धर्म है। हर जातियों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है, उनके पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलें। अब इसमें हमें सुधार के लिए करना क्या होगा। जैसे जब कोई राजा लड़ाई में हार जाता है तो उसके राज्य की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास गर्त के अंधेरे में जो है चले जाते हैं। भाई अस्तित्व जो है हमने देश काल के हिसाब से जो है मिटाया है। उसे पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि यही विरासत आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। आज का युग 21वीं सदी की दहलीज पार कर चुका है। संसार में परिवर्तनों का उथल पुथल मची है। सदियों से लेकर सत्ता तक में लगभग अंधी मैराथन दौड़ में हो रहे हैं। तमाम जातीय संगठन अपनी एकता एवं संगठन की सूतों से अपना अपना राग अलाप रहे हैं। सभी को कुछ न कुछ पाने की लालसा है और पाएंगे भी वो जो इस दौड़ में शामिल हो सकेंगे। अथा संगे शक्ति कलयुगे, हमें भी संगठन के साथ शामिल होना पड़ेगा। महात्मा कबीर ने भी कहा है कि जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी बैठ। मैं बैठी डूबन डरी रही, किनारे बैठे बैठ। तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः आवश्यक है कि हम सब मिलकर के एक हो। अपनी 12 जातियों को तौलिए उठाइए। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि संसार में परिवर्तनों का उथल पुथल जो है मची है। गलियों से लेकर सत्ता तक में लोग मैराथन दौड़ में दौड़ रहे हैं। तमाम जाति संगठन अपनी एकता व संगठन जो बोता चुके कि तू से अपना अपना राग अलाप रहे हैं। सभी को कुछ ना कुछ पाने की लालसा है और पाएंगे भी वही जो इस दौड़ में शामिल हो सकेंगे। अतः संगे शक्ति कलयुगे, हमें भी जो है संगठन के साथ शामिल होना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए। महात्मा कबीर ने जिन खोजा दिन पाइया, गहरे पानी बैठ, में वही डूबन रही, किनारे बैठे बैठ। हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः आवश्यक है कि हम यह मिलकर
एक हों, अपनी 12 जातियों की अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग वाली स्थिति को त्याग कर एक स्वर में नाद करें, अर्थात अपने बौद्धिक मनोक्रियावनता को जो है त्याग कर, मनोमानसिकता को जो है त्याग कर मजबूत संगठन बनाए और अपने अधिकार मांगे और अपने नाम के साथ चित्रांश नाम का जो है उपयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वीडियो का भी यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में जो है आगे का आपको बताया जाएगा भाग 2 में। तो आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं, उसको लाइक करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं या पूरा भी नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो अधिकतर जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो बात कह रहा है उस बात को जो है पूरी तरह से आपके सामने पहुँच जाए, या अधूरी छोड़ के दूसरे वीडियो के पास रखें, अगले वीडियो को रखें, तो उसमें क्या है कि आपने अगला भाग देख पाया न नहीं देख पाया तो बात अधूरी रह जाती है, इसलिए वो वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।